क्वेश्चन आंसर्स विद सॉल्यूशन का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें जो है हम कितने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं अभी तक, तो अभी तक हम इसमें 15 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस बाकी, जो कि अभी आने वाली 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम टॉप 50 शुरू करेंगे पहले कम्युनिटी फार्मेसी का, क्योंकि हमारा पेपर पहले जो है कम्युनिटी फार्मेसी का ही है। और उसके साथ साथ मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी कराते जाऊंगी, क्योंकि जो 1 मार्क आता है या जो एक्सरसाइज आते हैं वो भी 20 मार्क्स के आते हैं, है ना। वो 20 मार्क्स भी हम क्यों जाने दें, तो वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा टॉप 20 अच्छे से कवर अप हो जाए। जैसे 15 क्वेश्चन आज हमारे हो चुके हैं, आज हमारा 16th वाला हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम इसमें भी, जैसे लॉ एंड एथिक्स में अच्छे से पढ़ा था इसमें भी पढ़ेंगे। बाकी के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन होंगे 17, 18, 19, 20, वो आगे आने वाले 2 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे, है ना। तो मतलब आने वाली 2 क्लासेस में हमारा कम्युनिटी फार्मेसी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आज हम एक ही क्वेश्चन इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ता है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, और जैसे ही समझ जाओगे इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकोगे। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, 1 शॉट रिवीजन दोनों सब्जेक्ट्स का कराएंगे, बिल्कुल 1 शॉट कराया जाएगा। कम्युनिटी का भी कराया जाएगा, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स का भी कराया जाएगा, चलो पीवाईक्यू भी कराया जाएगा। ठीक है, कराया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा चैट को मैं ऑफ कर दूंगी 5 मिनट के लिए, बीच में मैं इसको खुद ही ऑन कर दूंगी जब लगेगा कि हाँ ट्यूनिंग बन गई है पढ़ने की। चलो सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, ऑल द बेस्ट बना देंगे, थम्स अप, यानी कि यस मैम वी आर रेडी। तो मैं स्टार्ट करूं मेरी क्लास। हमको पढ़ना है डिफाइन द टर्म वेंडर। मैंने कल ही बताया था, वेंडर का मतलब होता है सप्लायर। ठीक है, अब ये जो वेंडर है कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है। मतलब वो सारे पर्सन्स या कंपनी जो चीजों को बेचते हैं या चीजों को डिलीवर करते हैं दूसरों के पास, उसको कहा जाता है वेंडर। ठीक है, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं अगर कोई बिजनेस चलाती हूँ, सबसे पहले घर में चलाती हूँ, मतलब मैं सपोज कि कोई शुगर कैंडीज बनाती हूँ, टॉफीज बनाती हूँ, और मैं उसका बिजनेस रन कर रही हूँ और वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया, तो आसपास की जितनी भी शॉप्स होंगी वो मुझसे वो शुगर कैंडीज अगर खरीदती हैं, तो मैं कौन कहलाऊंगी, मैं वेंडर कहलाऊंगी, मैं सप्लायर कहलाऊंगी। उसी के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि वेंडर टर्म को डिफाइन करिए, और वेंडर को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, वेंडर सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, वो आपको बताना। ठीक है, चलो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूं मैं। डिफाइन द टर्म वेंडर, डिस्कस द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस इन डिटेल। वेंडर शब्द को परिभाषित करें, वेंडर चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें। पहले तो आप वेंडर को बताओ क्या होता है, फिर आप वेंडर का चयन किस प्रकार से करते हो वो बताना। तो वेंडर को सप्लायर भी कहा जाता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, वेंडर को सप्लायर भी कहा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में सप्लायर लिखा हुआ है। इट इज अ कंपनी, अब वेंडर जो है कोई कंपनी भी हो सकती है, और इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, दैट सेल्स एंड डिलीवर्स प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता भी है, उनकी डिलीवरी भी करता है। अब प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे फार्मेसी की बात कर रही हूँ, हमारे उसमें आती है ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, डिस्पोजेबल, ऑफिस सप्लाईज, ये सब प्रोडक्ट में आता है, जिसको एक वेंडर जो है सप्लाई करता है, सेल करता है, ठीक है, डिलीवर करता है और प्रोवाइड सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही वेंडर का काम नहीं होता, सर्विस देना भी वेंडर का काम होता है। सर्विस कैसी, जैसे आईटी सपोर्ट, कोई टेक्निकल चीज में ग्लिच है, ठीक है, किसी को इक्विपमेंट का मेंटेनेंस चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहां पे कितने सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कितनी सारी मशीनें यूज होती हैं,
उन मशीनों का मेंटेनेंस कैसे होगा? वहां पे तो फार्मासिस्ट काम करते हैं जिनको दवाइयों के बारे में नॉलेज है, उनको ये तो नहीं पता कि मशीन में क्या गड़बड़ हुई है। तो उस मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए जब हमें आईटी वर्कर्स यानी कि इंजीनियर्स को बाहर से बुलाना पड़ता है, तो वो भी एक तरह की वेंडर सर्विस होती है। ठीक है, ये जो वेंडर है, ये जो सप्लायर है, ये फार्मेसी के ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। फार्मेसी ऑपरेशंस मतलब फार्मेसी में जो भी चीजें चल रही हैं उसको सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग द राइट स्टॉक इज अवेलेबल फॉर पेशेंट केयर, और इसके साथ साथ वेंडर का ये भी काम होता है कि वो हमें टाइम टू टाइम चीजें सप्लाई करे, ताकि हम जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं उसमें जो भी स्टॉक वाली चीजें हम अपने पास रख रहे हैं वो हमारे पास समय पे रहनी चाहिए। यही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और आपको साफ साफ पिक्चर दिख रही है कि वेंडर होता क्या है। वेंडर या सप्लायर एक कंपनी या एक व्यक्ति होता है जो प्रोडक्ट बेचता और डिलीवर करता है या ऐसी सर्विस देता है जो फार्मेसी के ऑपरेशन के लिए जरूरी होती है, ताकि मरीजों की देखभाल के लिए सही स्टॉक उपलब्ध रहे। नीचे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, ये एक वेंडर है। ठीक है, ये जो है सामानों की चीजें, मतलब सामान या चीजें हमें सप्लाई कर रहा है, हमें डिलीवर कर रहा है। ठीक है, वेंडर को इसलिए हम सप्लायर भी बोलते हैं। सभी को समझ में आया वेंडर का मतलब क्या है? सभी को क्लियरली समझ में आया कि वेंडर का मतलब क्या है? सभी को क्लियरली समझ में आया कि वेंडर का क्या मतलब है ना? लिख लोगे, वेंडर का मतलब है सप्लायर। अब वो कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जो प्रोडक्ट्स को बेचता है या ऐसी सर्विसेज हमें देता है जो हमें फार्मेसी के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे? आपकी दवाइयां आ जाएंगी, मेडिकल डिवाइसेस आ जाएंगे, डिस्पोजेबल आ जाएंगे, ऑफिस आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था उसी क्वेश्चन में, क्या मतलब एडिशनल क्वेश्चन था कि वेंडर का चयन किस तरह किया जाता है, यानी जो वेंडर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको देख के आप वेंडर को सिलेक्ट करते हो। तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। मल्टी स्टेज मतलब ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारी स्टेप्स का प्रोसेस होता है वेंडर को चुनना। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। आप जो घर का राशन लेते होगे, ठीक है, या कोई सपोज बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चीज ले रहे होगे, कभी एसी ले लिया, कभी कूलर, कभी फ्रिज ले लिया, या घर के राशन से ही अपन चलते हैं। तो अपन जब अपन काम करना शुरू करते हैं, सपोज अभी अपन छोटे हैं तो हमारे मम्मी पापा काम करते हैं, वो ही सारा सामान लाते हैं। पर जैसे जैसे हम उन चीजों में घुसना शुरू करते हैं, तो पहले हम कोई चीज लाए पड़ोस की राशन की दुकान से, फिर हमने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हमने और राशन की दुकानें देखी। तो हमने देखा कि जहां से मैं चावल खरीदती हूँ, ठीक है, वो चावल इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है जितना अच्छा क्वालिटी का चावल दूसरा वाला दुकानदार दे रहा है। ठीक है, और मैं खरीदती हूँ 50 रुपए किलो, वो दे रहा है 40 रुपए किलो। तो अपन इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ना अपना किराने वाला, कि जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, पैसा भी कम हो। करते हैं कि नहीं अपन सिलेक्ट इस हिसाब से? अपन इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि नहीं चीजें, कि पैसा कम लगे, क्वालिटी अच्छी हो, और इसके साथ साथ समय पे हमको चीज मिले, है ना? ऐसा नहीं वो 40 रुपए किलो दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो लेकिन अगर मुझे आज मिल रहा है कल मैं उसके पास जाऊं तो वो चीज मुझे मिले ही नहीं। इस तरह से अपन सिलेक्ट करते हैं अपनी चीजें लेने वाले को। इसी तरीके से जब अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक बड़ी चीज लेने जाते हैं, आज मैंने प्रेस ले लिया, कल मुझे कूलर चाहिए, तो अगर मेरी प्रेस अच्छी निकली है तो मैं कल कूलर लेने उसके पास ही जाऊंगी ना जिससे मैंने प्रेस खरीदा था, है ना? ऐसा ही करूंगी ना। तो यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये जो प्रोसेस, ये सिंगल स्टेज प्रोसेस नहीं है, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जो कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। एंड रेगुलेटरी अधेरेंस इन हेल्थ केयर सेटिंग, और ये तो बात हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो बहुत स्टेजेस के बाद सिलेक्ट करने के बाद होंगी, है ना? वेंडर सिलेक्शन जो है एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जो हेल्थ केयर सेटिंग में क्वालिटी और रेगुलेटरी नियमों का पालन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वेंडर सिलेक्शन का, कि हमारी जरूरत क्या है, ठीक है, और क्या क्राइटेरिया है। नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्राइटेरिया सेटिंग। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या,
हमें ब्रांडेड मेडिसिन चाहिए, हमें जेनेरिक मेडिसिन चाहिए, हमें ओटीसी मेडिसिन चाहिए, क्या चाहिए हमको, पहले हमारा गोल डिसाइडेड होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए तो हम उस वेंडर को कांटेक्ट करेंगे, है ना। सपोज मुझे चाहिए जेनेरिक मेडिसिन, तो मैं ब्रांडेड वाले को कांटेक्ट करके क्या करूंगी, तो पहले मुझे अपनी जरूरत को पहचानना है, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है ना। तो पहले अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस तरह का मेडिकेशन चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, जेनेरिक चाहिए, ओटीसी चाहिए, कुछ स्पेशल आइटम चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी इन्वेंट्री वॉल्यूम चाहिए, मेरे पास पहले से स्टॉक है लेकिन मुझे और स्टॉक बढ़ाने के लिए चीजें चाहिए, कितने समय में आएगी वो समय अवधि देखनी पड़ेगी, स्टोरेज उसको कैसा करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पहले मेरे को अपने आप में एक समरी बना लेनी, मतलब जो जो खास जरूरत की चीजें हैं उनको पता लगा लेना है कि मुझे किस प्रकार की दवाएं चाहिए, ओटीसी चाहिए, क्या क्या खास आइटम्स चाहिए, इन्वेंट्री की मात्रा कितनी चाहिए, डिलीवरी कितने दिनों में चाहिए, बहुत लंबा समय लगाएगी तो मैं दूसरे वेंडर को कांटेक्ट करूं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, स्टोरेज उसको किस तरह से करना पड़ेगा, तो ये पहले सारी मुझे अपनी नीड्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। चलो मैंने अपनी जरूरत की पूरी लिस्ट बना ली, फिर की सिलेक्शन, मतलब मुझे कौन से वेंडर को चुनना है जिसकी क्वालिटी हमें श्योरिटी दे कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसका प्राइस सही हो, जो उस पर हम विश्वास कर सकें, जिसकी डिलीवरी स्पीड अच्छी हो, जिसकी रिटर्न पॉलिसी हो, जैसे मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट देता है ना, हमारे से कपड़े ले लो, हमसे ये चीजें ले लो, नहीं अच्छी लगे तो रिटर्न कर देना। तो इसी तरह से हमको, वो भी एक तरह के वेंडर हैं, सप्लायर हैं, ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, ये क्या वेंडर्स हैं, ये हमें हमारी चीजें जरूरत की पहुंचाते हैं और हमें नहीं पसंद आए तो हमसे रिटर्न वापस ले लेते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस कैसी दे रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल कैसा है, ऐसा तो नहीं कि नई नई खुली हुई कंपनी है तो नए नए पे हम इतना भरोसा कर ले कि उसको बहुत बड़ा ऑर्डर देते और टाइम पे पूरा ही ना कर सके, और रेगुलेटरी कंप्लायंस कितना है, यानी कि एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं, लोकल हेल्थ बोर्ड से अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें हमको वेंडर सिलेक्ट करने से पहले देखनी पड़ती है, ठीक है। सभी को समझ में आया कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, सबको समझ में आया। पहले हमें अपनी जरूरतें देखनी पड़ती है कि हमें किस चीज की जरूरत है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है वेंडर के बारे में कि उसके पास क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, वो विश्वसनीय है कि नहीं, ठीक है, उसकी डिलीवरी स्पीड कैसी है, रिटर्न पॉलिसी दे रहा है कि नहीं, कस्टमर सर्विस कैसी है, मतलब हमें कुछ शिकायत करनी है तो कस्टमर सर्विस नंबर अवेलेबल है कि नहीं, फाइनेंशियली वो कंपनी कैसी है ना, एफडी अप्रूव्ड है कि नहीं, लोकल हेल्थ बॉडी द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं, ठीक है, ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है। रोहित मैंने अभी रिपीट ही किया पॉइंट्स को। एफडीए होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप आता है हमारा रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। जब हम रिसर्च के बारे मतलब जो वेंडर्स हैं उनकी रिसर्च करते हैं और उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब रिसर्च करते हैं तो क्या दवाइयों की रिसर्च नहीं, वेंडर्स की रिसर्च, जैसे ही आप मार्केट जाओगे आपको वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी, ये वेंडर है, ये वेंडर है, ये वेंडर, ये दवाई सप्लाई करता है, ये ब्रांडेड सप्लाई करता है, ये जेनेरिक सप्लाई करता है, ये ओटीसी सप्लाई करता है, तो आप रिसर्च करोगे कि मार्केट में कौन कौन से वेंडर्स अवेलेबल हैं। सपोज 100 अवेलेबल हैं आपके एरिया में, आप उसको शॉर्टलिस्ट करके जो आपके काम के हैं, जो आपके प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करके, मतलब 100 में से 20 से 25 आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसको कहा जाता है शॉर्ट लिस्टिंग। मतलब जो बहुत बड़ी लिस्ट थी 100 लोगों की, जब उसको आपने चयन करके छोटा कर दिया तो उसको कहा जाता है शॉर्ट लिस्टिंग। आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेंडर्स, यानी कि जो भी आपके काम के वेंडर्स हैं आप उसको पहचानो, जैसे होलसेलर से आपको लेना है तो होलसेलर से आप कांटेक्ट करो, मैन्युफैक्चरर से लेना है तो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करो, सर्विस प्रोवाइडर आपको चाहिए तो उससे कांटेक्ट करो, ठीक है, इंडस्ट्री के थ्रू कांटेक्ट करो। ट्रेड शोज चलते हैं, मतलब व्यापार ऑनलाइन शोज भी दिखता है, ऑनलाइन भी वेंडर्स दिखते हैं, उससे देख सकते हो। तो जो भी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्ट्स हैं, ट्रेड शो या ऑनलाइन सर्च हैं, उसके जरिए ट्रेडर्स की पहचान करें,
कि आपको कौन सा चाहिए, थोक विक्रेता चाहिए, आपको निर्माता चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। आप उनको सिलेक्ट कर लो रिसर्च करके। फिर आप सिलेक्ट करने के बाद उसका एक शॉर्ट लिस्ट कर लो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स का। प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स मतलब जिसपे आप भरोसा कर सको, ठीक है। तो उन सारे लिस्ट में से आप शॉर्ट लिस्ट कर लो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को, यानी कि अच्छे उम्मीदवारों को जिसपे आप भरोसा कर सको। दैट मीट इनिशियल क्राइटेरिया फोकसिंग ऑन रेप्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसपे आप भरोसा करके अपनी चीजें मंगा सको। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स में जो बेस्ट वेंडर्स हैं उसमें आता है मैककेसन और कार्डिनल हेल्थ केयर। ये बेस्ट वेंडर माने जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो उसी तरह से हमें रिसर्च करनी है, जो भी अच्छे उम्मीदवार हैं उनकी शॉर्टलिस्ट बनानी है। जैसे जो शुरुआती मानदंडों को पूरा करते हुए हमारी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे, जैसे खासकर फार्मास्यूटिकल्स के लिए अगर देखा जाए तो मैककेसन या कार्डिनल हेल्थ भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना। इसीलिए इनका नाम यहाँ बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि ये बहुत भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, रिसर्च कर लिया, अब आप उनसे प्रस्ताव के लिए अनुरोध करोगे, जानकारी के लिए अनुरोध करोगे। आप उसने नाम तो आपने पता कर लिया उसका, लेकिन उसका प्राइस भी तो पता करोगे कि वो कितने में चीज दे रहा है। डिलीवरी टाइम भी तो पता करोगे कि कितने समय में डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको कितना सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें अब आप पता करोगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट करी जाती है प्रपोजल के लिए या रिक्वेस्ट करी जाती है इंफॉर्मेशन के लिए। तो जब रिक्वेस्ट करी जाती है प्रपोजल के लिए तो उसको आरएफपी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। और रिक्वेस्ट करी जाती है इंफॉर्मेशन के लिए तो उसको आरएफआई कहा जाता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध या फिर जानकारी के लिए अनुरोध। ठीक है, क्या जानना है आपको, सेंड आरएफपी डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स टू शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स। अब आपने जो भी वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया है आप उसके पास एक आरएफपी भेज दो, यानी प्रपोजल का एक रिक्वेस्ट भेज दो। उसमें आप उनसे पूछो कि आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्या क्या है, आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हो, उसका प्राइस क्या है, ऑर्डर करने का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, फोन पे ऑर्डर करना पड़ेगा, किस तरह से ऑर्डर करना पड़ेगा, डिलीवरी का क्या शेड्यूल रहेगा, कितने दिन में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, आपका क्या कस्टमर केयर सपोर्ट है, ठीक है। और आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, यानी आपके पास कौन कौन सी मान्यता प्राप्त है एज अ वेंडर। ये सारी चीजें आप एक फॉर्म में लिखोगे और उन कंपनी के पास पहुंचा दोगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट किए गए वेंडर्स को जरूरतों की डिटेल बताते हुए आरएफपी भेजें। उसमें लिखें आप प्रोडक्ट लिस्ट, उसकी कीमत, ऑर्डरिंग सिस्टम, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, सपोर्ट और कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बारे में आप पूछताछ करो, ठीक है। जैसे ही आप पूछताछ करोगे वो आपको अपना जवाब भेजेंगे। वो जो जवाब भेजेंगे आप उसका मूल्यांकन करोगे और स्कोरिंग करोगे। अब आपने एक वेंडर के पास नहीं भेजा है, आपने कई सारे वेंडर्स के पास भेजा है, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे। तो उन सारे फॉर्म्स को आप कंपेयर करोगे और स्कोर करोगे। स्कोर वेंडर्स ऑब्जेक्टिवली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, यानी कि आप पहले देखोगे कि सबसे कम कॉस्ट किसका है, सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है, इसके बेसिस पे आप सबको मार्क्स दोगे, सारे वेंडर्स को, है ना। फिर आप देखोगे कि सर्विस सबसे अच्छी कौन दे रहा है, डिलीवरी सबसे ज्यादा जल्दी कौन कर रहा है, सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। इन सब के बेसिस पे आप हर एक वेंडर को मार्क्स दोगे, है ना। यानी जो भी आपके स्थापित मापदंड है, गुणवत्ता है, लागत है, सेवा है, इसके आधार पर आप वेंडर्स को निष्पक्ष रूप से स्कोर दें। अब आपको ये काम निष्पक्ष तरीके से करना है, ये नहीं देखना है कि ये बहुत बड़ा वेंडर है, बहुत अच्छा सामान देता होगा, इसने अभी छोटी कंपनी है तो अच्छा नहीं देता होगा, नहीं। आपको उनकी रिपोर्ट देख के उनको मार्क्स देखने हैं। फिर आपको देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किसकी अच्छी है, कंसिस्टेंसी कौन मेंटेन करेगा, मतलब कौन हमें निरंतर प्रोडक्ट्स देता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमें पहुंचा दिया स्टॉक, दूसरी बार अगर हमें जरूरत है तो आप वो हमसे कहे कि 1 महीना इंतजार करो, 2 महीना इंतजार करो, नहीं। और कंप्लायंस हिस्ट्री किसकी अच्छी है, यानी कि किसके पास अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान है, स्पेशली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए। कंट्रोल्ड सब्सटेंस मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि इलाज के लिए बहुत जरूरी होती है, जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं।
ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जो देखा जाता है वो देखा जाता है नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने तो बोल दिया कि मैं ये दवाई भैया 100 रुपए में बेचता हूँ, तो हमें तो बड़े लॉट में चाहिए ना, हम उससे थोड़ा नेगोशिएशन करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे कि हमें तो भैया तुमसे हर बार सामान चाहिए, हर बार हम तुम्ही से ही लेंगे, तो 100 रुपए की जगह 50 रुपए कर दो। वो बोलेगा 50 रुपए नहीं करूंगा, 70 रुपए करूंगा। आप उससे कहोगे चलो 60 कर दो। तो ये जो बातचीत होती है इसको कहा जाता है नेगोशिएशन, और उसके बाद बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। नेगोशिएशन में प्राइसिंग तय करी जाती है, पेमेंट बताया जाता है कि किस तरह से किया जाएगा, जैसे 50% मैं पहले दूंगा, 50% बाद में दूंगा, या फिर मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। जो भी पेमेंट की टर्म्स की बात है वो करी जाती है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सपोर्ट, यानी कि हमारा स्टॉक अगर कभी भी खत्म होगा तो उसको मैनेज करना, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी बातें करी जाती है। इसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। क्लॉजेस यानी कि जो भी नियम शर्तें हैं सब लिखी जाती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्या क्या सिक्योरिटी, क्या क्या विश्वास वो हमको दिलाते हैं, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। इस पॉइंट को कहा जाता है नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्राइस डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग की बारी आती है। लास्ट स्टेप हमारा लागू करना और मॉनिटरिंग, यानी हमने जिस वेंडर को चूज किया है उसको ऑनबोर्ड करते हैं, मतलब उसे चीजें लेना शुरू कर देते हैं और हमारा सिस्टम चलने लगता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली मॉनिटर परफॉर्मेंस यूजिंग स्कोर कार्ड्स फॉर डिलीवरी, ऑर्डर एक्यूरेसी, इशू रिजोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है एक बार वेंडर चुन लिया तो चुन लिया, नहीं, कंटिन्यूअसली देखते जाना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो टाइम पे चीजें डिलीवर कर रहा है कि नहीं, ऑर्डर एक्यूरेट है कि नहीं, मतलब जैसा ऑर्डर, जो ऑर्डर हम कर रहे थे वही ऑर्डर भेज रहे हैं ना, घपला करके या नाम चेंज करके दूसरा ऑर्डर तो नहीं भेजा जा रहा। और अगर ऐसा कोई इश्यू हो रहा है तो इश्यू टाइम पे रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं वेंडर सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। कि डिलीवरी, ऑर्डर की सटीकता और समस्या समाधान के लिए सारी परफॉर्मेंस की निगरानी रखनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट आता है कंडक्ट पीरियोडिक ऑडिट्स, यानी कि समय समय पे इंस्पेक्शन करना पड़ता है। अगर आपको ऑडिट वर्ड टफ लग रहा है तो आप इंस्पेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। समय समय पे इंस्पेक्शन करना पड़ता है, मेनली उन आइटम्स के लिए जो बहुत रिस्क वाले रहते हैं, जिनमें क्वालिटी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और परफॉर्मेंस देखी जाती है, लगातार तालमेल और कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर ऑडिट और परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। ये देखा जाता है कि वेंडर हमारे हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हेडिंग यही रहेगा ना, क्या है हेडिंग में, चलो रिवाइज करते हैं एक बार। देखो हेडिंग ये लिख लो, नीड्स आइडेंटिफिकेशन लिख लो। फर्स्ट वाले में अगर लग रहा है ना कि नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्राइटेरिया सेटिंग नहीं लिख पाओगे तो नीड्स आइडेंटिफिकेशन लिख लो, ठीक है। दूसरा रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्टिंग तो लिख लोगे कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है और शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तीसरा है आरएफपी और आरएफआई लिख लो, या दोनों में से कोई एक लिख लो। रिसर्च फॉर प्रपोजल लिख लो, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिख लो, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर नहीं याद रहता तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिख लो, ठीक है। इवेल्युएशन एंड स्कोरिंग लिख लोगे। फिफ्थ में सिर्फ नेगोशिएशन लिख लो या फिर कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, ठीक है। और लास्ट लिख लो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलो, पर हम अभी लॉ एंड एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अभी लॉ एंड एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ रहे हैं।
तो अभी मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज करें, आंसर को अपनी कॉपी में लिख के देखें।